कहा जाता है कि बड़े उद्योग और रोजगार के अभाव में राजनीति उत्तर प्रदेश का शायद सबसे बड़ा उद्योग है। ये उत्तर प्रदेश ही है जहां विधानसभा में विधायकों ने माइक को पत्थर की तरह इस्तेमाल किया है, जहां आधी रात को एक मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई है जो सिर्फ एक दिन सत्ता में रहा। उत्तर प्रदेश के धरातल पर ही राष्ट्रीय दल करीब करीब 2 दशक तक हाशिए पर चले गए। भारत में गठबंधन राजनीति का पहला प्रयोग भी उत्तर प्रदेश की जमीन पर ही किया गया। एक पुरानी राजनीतिक कहावत है कि रायसीना हिल्स का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। साउथ ब्लॉक में जिन 14 पुरुषों और 1 महिला ने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, उनमें से 8 उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगर आप इसमें नरेंद्र मोदी को भी जोड़ दें तो ये संख्या 9 हो जाती है। इस सूची में नरेंद्र मोदी को भी शामिल करने के पीछे तर्क ये है कि वो वाराणसी से चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं। वो आसानी से गुजरात से चुनकर लोकसभा में पहुंच सकते थे, लेकिन उनको भी अंदाजा था कि भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश का जितना सांकेतिक महत्व है उतना शायद किसी और राज्य का नहीं। न सिर्फ भारत की जनसंख्या का 7वां हिस्सा यहां रहता है, बल्कि अगर वो एक स्वतंत्र देश होता तो आबादी के हिसाब से चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील के बाद उसका दुनिया में 6ठा नंबर होता। लेकिन बात सिर्फ आबादी की ही नहीं है। जाने माने स्तंभकार और इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संपादक सईद नकवी कहते हैं, देखो, त्रिवेणी उत्तर प्रदेश में, काशी उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, गंगा उत्तर प्रदेश में, जमुना उत्तर प्रदेश में, तो जो गढ़ रहा है हिंदुस्तान की प्री इस्लामिक संस्कृति का भी, वो उत्तर प्रदेश की ये सरजमीन रही है। तो ये सब एक कॉल्ड्रन रहा है हिंदुस्तान के सिविलाइजेशन का, हिंदुस्तान की सियासत का, एक मेल्टिंग पॉट कहिए, सैलड बॉल कहिए, वो सब यही उत्तर प्रदेश है। और ये नहीं है कि यहाँ के 80 यहाँ से लोग जाते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बहुत बड़ा नंबर होता है। अहम बात है, एक 5000 साल पुराने मुल्क के लिए ये एक सिविलाइजेशनल डेप्थ और एक सिविलाइजेशनल पुल, ये बहुत अहम है। हिंदी हार्टलैंड का केंद्र बिंदु होने के कारण उसके चुनाव परिणाम उससे सटे हुए इलाकों को भी प्रभावित करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान के प्रोफेसर बद्री नारायण उत्तर प्रदेश के प्रतीकात्मक महत्व की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, एक तो जनतंत्र में नंबर का बहुत महत्व होता है। दूसरा जो महत्व है उत्तर प्रदेश का, वो है सिंबॉलिक महत्व, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगातार प्रधानमंत्री होते रहे हैं। दूसरा ये है कि हिंदी क्षेत्र होने के कारण न केवल ये 80 सीट, बट वो आसपास के राज्यों के चुनाव को भी प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ। और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में जो थर्ड फ्रंट की पॉलिटिक्स है, उसके जो बड़े पुरोधा है मुलायम सिंह जी, उनका भी क्षेत्र है। तो विपक्ष की राजनीति भी जिधर रिशेप होने जा रही है, वहां भी उत्तर प्रदेश का एक दखल बनता है। 1989 तक जिस जिस दल ने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें जीती, उसने केंद्र में सरकार बनाई। इस ट्रेंड को बदला 1991 में नरसिम्हा राव ने, जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 84 में से 5 सीटें जीत पाए, लेकिन इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उत्तर प्रदेश हमेशा एक धुरी की तरह रहा। पूरे राम मंदिर आंदोलन के दौरान इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरा दबदबा रहा। 1991, 1996 और 1998 लगातार 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक सीटें जीती। नतीजा ये रहा कि 1996 और 1998 में इसे केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला। 1998 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 29 सीटें जीत पाई, लेकिन अपने सहयोगी दलों के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत उसने केंद्र में सरकार बनाई, जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। 2004 और 2009 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मामूली प्रदर्शन का नतीजा ये रहा कि वो सत्ता की दौड़ में कांग्रेस से काफी पिछड़ गई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत की इबारत
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उसके शानदार प्रदर्शन की वजह से लिखी गई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं और ये देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। करीब 2 दशकों तक त्रिशंकु विधानसभा देने के बाद ये चलन 2007 में बदला, जब प्रदेश की जनता ने पहले बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और फिर 2012 के विधानसभा चुनाव में उसने सत्ता की बागडोर समाजवादी पार्टी के हाथ में सौंपी, जबकि 2017 में प्रदेश में हाशिए पर चली गई भारतीय जनता पार्टी ने 3/4 बहुमत प्राप्त किया। बीजेपी की इस जीत का परिणाम ये रहा कि बरसों से एक दूसरे का घोर विरोध करती रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने का फैसला किया। यह अलग बात है कि उन्हें इस मुहिम में सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की धरती से कई चुनावी नारों ने जन्म लिया है। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में 3 शब्द के नारे रोटी, कपड़ा और मकान का बहुत बोलबाला था। 21वीं सदी के पहले दशक में ये नारा बदलकर बिजली, सड़क, पानी हो गया। अगले दशक का नारा था शिक्षा, विज्ञान, विकास। जब नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार संभाला तो उन्होंने नया नारा इजाद किया, पढ़ाई, कमाई, दवाई। नारों की बात चली है तो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ा वो नारा भी बहुत दिलचस्प था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये उस जमाने की बात है जब मायावती ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी। उसके 5 साल बाद समाजवादी पार्टी ने भी काफी कैची नारा दिया था, अखिलेश का जलवा कायम है, उसका बाप मुलायम है। 1951 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 347 सीटें थी। इनमें 43 वो सीटें शामिल थीं जिन पर 2 विधायक चुनकर आते थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उसके बाद संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्ता और सुचेता कृपलानी ने राज्य की बागडोर संभाली। 1967 का चुनाव पहला चुनाव था जब कांग्रेस पहली बार पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी और उसे सिर्फ 199 सीटें ही मिली। चरण सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे नई पार्टी भारतीय क्रांति दल बनाया और समाजवादियों और भारतीय जनसंघ के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर आया। पहले सीबी गुप्ता मुख्यमंत्री बने, उसके बाद चरण सिंह की फिर वापसी हुई। कांग्रेस विभाजन के बाद कमलापति त्रिपाठी के पास सत्ता आई, लेकिन प्रदेश में पीएसी के विद्रोह के कारण उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। 1974 में कांग्रेस मुश्किल से विधानसभा चुनाव जीती और हेमवती नंदन बहुगुणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इंदिरा गांधी से अनबन के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और नारायण दत्त तिवारी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने। 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया। पहले राम नरेश यादव और फिर बनारसी दास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1978 में हुए आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव ने पहले चिकमंगलूर में और फिर 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की वापसी का रास्ता साफ किया। 1980 में विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जब डाकुओं ने उनके भाई न्यायमूर्ति चंद्रशेखर प्रताप सिंह की हत्या कर दी तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष श्रीपति मिश्रा और फिर नारायण दत्त तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके चुनाव जीतने के बावजूद 1985 में राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दिया। इसके बाद करीब 33 सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार हाशिए पर जाती रही। आखिरी बार उन्होंने 1984 में उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता था। मंडल और मंदिर के 2 समानांतर आंदोलनों ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। 1989 से मुलायम सिंह यादव का समय शुरू हुआ, जब जनता दल ने मुख्यमंत्री पद के लिए उनको अजीत सिंह पर तरजीह दी। उन्होंने बीजेपी के बाहरी सहयोग से सरकार बनाई, लेकिन जब लालू यादव ने रथ यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया तो बीजेपी ने
केंद्र की वीपी सिंह सरकार और मुलायम सिंह सरकार दोनों से अपना समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने किसी तरह कांग्रेस के सहयोग से अपनी सरकार बचाई, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार ने केंद्र की चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस लिया तो उनकी सरकार भी गिर गई। राम मंदिर आंदोलन शुरू होने के बाद बीजेपी के कल्याण सिंह ने 221 सीटें जीतकर सरकार बनाई, लेकिन जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। उसके बाद हुए चुनाव में मुलायम सिंह ने बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाकर बीजेपी को सत्ता से दूर रखा। इसके बाद बीजेपी ने मायावती को समर्थन देकर उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ किया। वर्ष 1996 में बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत पाने में असफल रही। उसने मायावती से समझौता किया, जिसके तहत पहले 2.5 साल मायावती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बारी आई तो बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। 2007 में मायावती और 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 2017 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की वापसी हुई और उसने 312 सीटें जीती। इस जीत ने ही 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत का रास्ता प्रशस्त किया। अगले महीने 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव न सिर्फ ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का राज होगा, बल्कि इस चुनाव से पूरे संकेत आएंगे कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर नरेंद्र मोदी का फिर से कब्जा आसान होगा या नहीं। यही नहीं, ये चुनाव ये भी तय करेगा कि अगले कुछ दिनों में राज्यसभा का स्वरूप क्या होगा और जुलाई 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में नरेंद्र मोदी अपनी पसंद का उम्मीदवार राष्ट्रपति भवन भेज पाएंगे या नहीं। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।